हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज आपका इंतजार खत्म हुआ, फिजिक्स चालू कर दिए हैं क्लास 10th की। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे आज प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। मेन मेन हेडिंग को हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात देखते हैं परावर्तन होता क्या है। परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन, किसी भी चीज का रिफ्लेक्ट होना, किसी भी चीज का रिफ्लेक्ट होना। जिससे मान लो मैं मार्कर को बोर्ड पे मारूंगा तो ये क्या हुआ? तो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास वापस आ गया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज पे को और वो टकरा के वापस चली जाए, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। यहाँ किसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है? प्रकाश का। ठीक है। तो प्रकाश के रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखो, प्रकाश का परावर्तन, ऊपर एक माध्यम है, नीचे दूसरा माध्यम है। इसको मानते हैं N1 माध्यम है और ये क्या है? N2 माध्यम है। ठीक है। और ये क्या है? परावर्तक तल है। कैसा है? परावर्तक तल। परावर्तक तल बना दिए। और ऊपर क्या है? चिकना है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम में टकराएगी, दूसरे माध्यम के परावर्तक तल से टकराएगी। ये देखो, प्रकाश की किरण आ रही है, ये दूसरे माध्यम का परावर्तक तल है, यहाँ से टकरा के पुनः उसी मार्ग में उसी माध्यम में वापस चली जाती है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं? जब जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के परावर्तक तल पर आपतित होती है तो तो परावर्तन के पश्चात पुनः पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से होते हुए दूसरे माध्यम के परावर्तक तल पर आपतित होती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। ये देखो, आपतित किरण ये है। थोड़ा सा चित्र को और नीचे बना देते हैं ताकि सारी बातें दिखा पाए आपको। ठीक है। जैसे देखो, ये परावर्तक तल है और यह है अभिलंब। अभिलंब की बात अभी बताएंगे, अभिलंब होता क्या है। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण आई, परावर्तक तल से टकरा के पुनः उसी माध्यम में वापस चली गई, इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ये है तुम्हारी आपतित किरण। आपतित किरण। ये है परावर्तित परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं अभिलंब। किस पे अभिलंब? आपतन बिंदु पर अभिलंब। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर ये क्या है? बना अभिलंब।
आपतन बिंदु पर बना अभिलंब। और ये क्या है? परावर्तक तल ऊपर, ये है परावर्तक तल। ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो क्या हो जाती है? दूसरे सरफेस से क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन होने के देखो दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अब तो ये तो मान लो समतल, समतल था पूरा, हो सकता है खुरदुरा हो। जैसे मान लो ऐसा कोई तल है, ऐसा कोई तल है, यहाँ से भी तो प्रकाश का परावर्तन होगा। ये खुरदुरा ऊपर चमकदार है, प्रकाश का परावर्तन देखो ऐसे आया प्रकाश, और ये ऐसे परावर्तित हो गया। ठीक है। ऐसे प्रकाश किरण आई और ऐसे परावर्तित हो गई, प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे परावर्तित हो गए। मतलब प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे तल से भी होता है, लेकिन दोनों के लिए नियम एक ही है। चाहे वो खुरदुरा हो, चाहे वो चिकना हो, दोनों के लिए क्या होगा? एक ही नियम लगेगा। इसका अभिलंब देखो, ये अभिलंब है। प्रकाश के परावर्तन के लिए दो नियम है। पहला कहता है नियम कि जिस एंगल से वो आपतित होगी, अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा, आपतन कोण इसे बोलते हैं, वही क्या होगा? परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम यही है। और पहला नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी हम लिखा देंगे। ठीक है। ये देखो अभिलंब है, इसके लिए ये अभिलंब है, इसके लिए ये अभिलंब है। अभिलंब से देखो तुम्हें महसूस हो रहा होगा, ये जितना एंगल है वही एंगल ये भी बनाया है, जितना एंगल ये है वही एंगल ये भी बनाया है, जितना एंगल ये है वही एंगल ये भी बनाया है। ठीक है ना। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आप लोग अखबार वगैरह पढ़ते हो, देखो अखबार क्या होता है? अखबार जब पढ़ते हैं, अगर बहुत ज्यादा चमकदार रहेगा, प्रकाश की किरण आया अखबार पे, अखबार पढ़ने के बाद प्रकाश बाहर निकल रहा है, हमारी आंखों पे पड़ रहा है। अगर वो एकदम ऐसे रहेगा, चमकदार रहेगा, तो हमें दिखाई नहीं देगा, थोड़ा सा चकाचौंध हो जाएगी आंखें। तो क्या करते हैं? ऐसा बना देते हैं। अब ऐसा जो रफ होता है वो क्या होता है? प्रकाश किरणें छितरा जा रही है, एक जगह एकत्रित नहीं हो रही, वो क्या हो रही? फैल जा रही। फैलने से क्या हो रहा है कि हमें थोड़ा सा प्रकाश चकाचौंध नहीं करता है। ठीक है ना। तो सरफेस ऐसा होगा चाहे ऐसा होगा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताएंगे, दोनों में लागू होगा। ठीक है। ये नोट कर लो, उसके बाद परावर्तन के नियम बताते हैं। नोट हो गया? और देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला देखो, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, दोनों तीनों क्या होते हैं? एक समतल में होते हैं। लिख लेते हैं, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों तीनों एक ही समतल में होते हैं। एक ही समतल में होते हैं। समतल का मतलब, समतल में देखो दो एक्सिस एक साथ आएगी। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, ये अगर वाई एक्सिस है तो ये जेड एक्सिस होगा। समतल का मतलब अगर एक्स वाई समतल में हो, या फिर वाई जेड में हो, या फिर जेड एक्स में, मतलब दो एक्सिस इन्वॉल्व होंगी। देखो ये आपके किरण देखो दो एक्सिस है कि नहीं? ये देखो ये धीरे धीरे क्या आ रहा है? वाई में नीचे आ रहा है, और धीरे धीरे एक्स में भी चल रहा है ना। तो ये देखो वाई में धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और थोड़ा थोड़ा एक्स में भी आ रहा है, और अभिलंब क्या है? वाई में है। अभिलंब क्या है? वाई में है। तो ये तीनों एक ही समतल में है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों एक ही एक्सिस पे होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं। दूसरा नियम देखते हैं। सवाल दूसरे नियम से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा नियम देखते हैं। ये आपतित किरण है, अभिलंब है, इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
जैसा कि नाम इंग्लिश में इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट का आई उठा लिए, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इसका आर उठा लिए, इसका आर उठा लिए। तो आई आपका क्या है, इंसिडेंट एंगल, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और आर जो है तुम्हारा परावर्तन कोण, आर क्या है, परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच बना, बना आपतन कोण, आपतन कोण एवं, एवं परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखो जब तक परावर्तन पढ़ेंगे, चाहे गोली दर्पण से परावर्तन पढ़े, चाहे समतल दर्पण से परावर्तन पढ़े, चाहे कोई सरफेस हो, खुरदुरा सरफेस हो, दो नियम ये हर जगह लागू। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर बना अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल पे होते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से लिखेंगे आपतन कोण आई इक्वल टू आर, इक्वल टू आर। ठीक है, इसी में एक नोट पॉइंट लिख देते हैं दबा के यही बगल में, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट कुछ है नहीं, लेकिन कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। जैसे मान लो एक ये वृत्त है, ये वृत्त है, ठीक है, और ये क्या है, इसकी जीवा है, सेंटर से जा रहा है तो जीवा है पूरा, और ये आधा क्या है, रेडियस है, इसको मान लेते हैं ये रेडियस है, रेडियस है। इसको बोलते हैं सी, सेंटर बोलते हैं सी। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ पर देखोगे इस सरफेस पे, ये जो पर्टिकुलर यहाँ सरफेस है, क्या ये जो जा रहा है रेडियस, ये इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं सरफेस के, बोलो। ये जो सरफेस है इसके ये क्या रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब देखो ये अभिलंब है, ये प्रकार देखो ये अभिलंब है। अब कोई किरण यहीं से आ रही है, तो मान लो अभिलंब के बीच कोण कितना हो गया, कोण आई हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, तो कोण आर क्या होगा, कोण आर मस्ट बी 0 डिग्री। अगर आई कोण इंसिडेंट ये अभिलंब पर ही आपतित हो रहा है, कोई किरण है वो अभिलंबोत आ रहा है, अभिलंबोत आ रहा है, तो कोण आई हो गया 0, तो ये कोण आर क्या होगा, मस्ट बी 0 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, आगे चल के आप पढ़े, आपको पढ़ाया जाएगा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो किरण आती है, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जो होती है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ये इसी के वजह से होता है, दूसरे नियम से होता है। क्योंकि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई किरण आएगी ना, तो वो अभिलंबोत होती है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये क्या होता है, दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है वहां से ध्रुव होता है, वहां से क्या होता है 0 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो यहाँ पर कोण आई 0 तो कोण आर भी 0 होता है। कहीं भी देख लो, अगर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो पॉइंट होगा, यहाँ पर यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे तो फिर तो फिर भी कर्वेचर पे काटेगा ना, फिर भी तुम्हारा सी पर ही काटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। फिर यहाँ से कोण आई क्या हो गया 0 डिग्री, तो कोण आर 0 डिग्री होना तय है। ठीक है, यही लिखते हैं, जब नोट पॉइंट पे, जब प्रकाश, प्रकाश की किरण, की किरण
अभिलंबवत, अभिलंबवत आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह उसी मार्ग, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? परावर्तन का द्वितीय नियम। तो कोण आई हो जाता है तुम्हारा 0 डिग्री, तो कोण आर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, कोण आर भी हो जाएगा तुम्हारा 0 डिग्री। अब अभिलंबोत का चित्र बना देते हैं। ये मान लो कोई परावर्तक तल था, ये आया इंसिडेंट रे आई, और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दोनों के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। छापो, वीडियो पॉज करके छापो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। परावर्तन के नियम हो गए, अब पढ़ाएंगे आपको गोलीय दर्पण। आप ली, चलो देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण, दर्पण मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, मिरर। मिरर हमारे पास दो तरीके के, कितने? दो। मिरर की परिभाषा पहले लिखते हैं। मिरर क्या होता है? कोई पारदर्शी माध्यम, कोई पारदर्शी माध्यम, उसके एक तरफ क्या करेंगे हम? पॉलिश कर देंगे। एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो दूसरा तरफ, जैसे मान लो ये नीचे पॉलिश करती है, ऊपर वाला क्या हो गया? चमकदार हो गया ना, ऊपर वाला चमकदार हो गया। तो इस प्रकार से जो माध्यम तैयार होता है, जो सेटअप तैयार होता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण हमारे पास दो तरीके के हैं। एक होता है गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। पहले हम पढ़ेंगे गोली, फिर बाद में हम लास्ट में जब चैप्टर एंडिंग में रहेगा तो समतल दर्पण, एक आधे घंटे 20 मिनट का टॉपिक है, तो उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो एक होता है गोलीय दर्पण, बुक में पहले समतल दर्पण दिया है तो परेशान बिल्कुल मत होना। दूसरा है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, और इसे बोलते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। स्फेर स्फेरिकल मिरर जो है तुम्हारा दो प्रकार के, आप लोगों को शायद नाम पता होगा, इसको कक्षा 8 में था। ठीक है, पहला होता है अवतल दर्पण, कह दीजिए सभी कक्षा 9 का नहीं पता है, आप 8 की बात कर रहे हैं। दूसरा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इंग्लिश कॉनकेव मिरर, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। गोली के दो हैं खंड, अवतल और उत्तल। ठीक है, अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? हमारी ये सेंटर हेडिंग रहेगी, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। जैसा कि पहले ही मेंशन कर दिया है, दर्पण किसे कहते हैं? कोई भी टुकड़ा होता है, पारदर्शी कोई भी माध्यम है, लिख देते हैं किसी पारदर्शी माध्यम के, किसी पारदर्शी माध्यम को, किसी पारदर्शी माध्यम वाले वाले पदार्थ, पदार्थ के, पदार्थ को एक तरफ, एक तरफ पॉलिश, एक तरफ पॉलिश करने पर, करने पर, पॉलिश कर देने, पॉलिश, पॉलिश कर दे, तथा दूसरा, तथा दूसरा तल
चमकदार हो, चमकदार हो तो तो उसे दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कोई भी पदार्थ ले लो, वो पारदर्शी होना चाहिए। कोई भी पदार्थ ले लो, चाहे तुम ले लो कांच, कांच का ले लो, प्लास्टिक का ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो, बस वो पारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। और एक तरफ तुम क्या कर दो, पॉलिश कर दो, दूसरी तरफ चमकदार हो, वो क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। दर्पण दो तरीके का है, गोली और समतल। अब देखो, जो चीज दर्पण में आ रही वो चीज इन दोनों में जरूर रहेगा। गोली दर्पण भी रहेगा, एक तरफ क्या करेंगे पॉलिश, दूसरी तरफ चिकना। समतल में क्या रहेगा, एक तरफ पॉलिश दूसरी तरफ चिकना। अवतल में क्या रहेगा, एक तरफ पॉलिश दूसरी तरफ चिकना। उत्तल में क्या रहेगा, एक तरफ पॉलिश दूसरे में चिकना, ठीक है। मतलब ये चीज जो है दर्पण की तो भाग है, तो जो चीज दर्पण में वो सारी चीज इसमें है। बस बात अलग है कि इसमें कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज और ऐड हो गई, है ना। चलो, गोली दर्पण किससे कहते हैं, किसी किसी पारदर्शी, देखो पारदर्शी बार बार आ रहा है, किसी पारदर्शी खोखले खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, जिसके जिसके एक सतह पर पॉलिश पॉलिश कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो तो इस प्रकार से प्राप्त दर्पण को दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। कर रहे हैं, पारदर्शी खोखले गोले का वह भाग है जिसके एक सतह पर पॉलिश किया जाता है और दूसरी सतह क्या होता है, चमकदार रहता है। अब पॉलिश करने के आधार पे दो तरीके के हैं, अवतल और उत्तल। ये खोखला गोला है, ठीक है। खोखले गोले के दो टुकड़े काटते हैं, एक टुकड़ा इधर से काट लिया और एक टुकड़ा इधर से, बीच का दर्पण हम हटा देते हैं, बीच का दर्पण हटा दे रहे हैं। अगर पॉलिश देखो, ये बाहर पॉलिश कर रहे हैं, इधर हम बाहर पॉलिश कर दे रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं, बाहर पॉलिश कर दे रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ पॉलिश कर दे रहे हैं। है तो दोनों कांच के टुकड़े। परिभाषा क्या लिखा गया है, खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके एक सतह पर क्या होता है, पॉलिश, और दूसरी सतह क्या होता है, चमकदार रहता है। अब यहाँ देखो, बाहरी सतह पॉलिश किया गया है, अंदर का क्या हो गया, चमकदार। यहाँ पर अंदर की सतह पॉलिश किया गया, बाहर का चमकदार। यहाँ लिख देते हैं चमकदार, चमकदार तल। अब ये क्या है, खुरदुरा तल, पॉलिश किया, पॉलिश किया हुआ तल, ठीक है। अब देखो, इसकी परिभाषा रटना नहीं, देखो परिभाषा कैसे बनाओगे, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसके अंदर की तरफ क्या होता है, चमकदार होता है, और बाहर क्या होता है, कलई किया होता है, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। उत्तल की परिभाषा बनाओ, उत्तल की परिभाषा, ये तो कॉमन रहेगी दो लाइन यहाँ की, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसके बाहर की तरफ क्या होता है, चमकदार होता है, और अंदर की तरफ पॉलिश किया होता है, उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। ये इसका चित्र हो गया, और ये इसका चित्र। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। दर्पण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, और उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे मान लो फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, उसके बाद वक्रता त्रिज्या होती है, मुख्य अक्ष होता है, ठीक है, दर्पण का ध्रुव होता है,
दर्पण का द्वारा, इन सब के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट कर लेते हैं। चलो नोट हो गया है। और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहले चित्र बना के उसमें दिखा देते हैं कहाँ कहाँ क्या होता है। एक दर्पण उठाते हैं, चाहे अवतल चाहे उत्तल। ये कौन सा दर्पण है? अभी कोई दर्पण नहीं, अभी सिर्फ क्या है, कांच का टुकड़ा है। ठीक है, दर्पण बना देते हैं। ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। कैसा है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। देखो जरा, अगर इसको तुम कंप्लीट करोगे, एक गोले के रूप में अगर तुम कंप्लीट करोगे, ये गोले की त्रिज्या है क्या? ये देखो यहां से यहां तक गोले की त्रिज्या है, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और ये क्या है? गोले का केंद्र है, जिसे बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब जो वक्रता केंद्र की परिभाषा कैसे बनाओगे? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये इसका केंद्र ही है ना, खोखले गोले का ये केंद्र है, इसके केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। और जिस गोले का जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो एक एक टर्म लिखते चलते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा नाम इसका, वक्रता केंद्र। हम सी लिख दे रहे हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी उसके केंद्र को उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी से नाम आया है सी। ठीक है। अब त्रिज्या किसे कहते हैं? त्रिज्या देखो, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ तक देखो लाइन वही रहेगी। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहते भैया हम लोग तो स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं ना, कापी लेके तो बैठे नहीं होगे। लिख ही देते हैं। कापी लेके तो बैठे नहीं होगे, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद 4 दिन बाद कहाँ स्क्रीनशॉट कितना नीचे चला जाता है, कितना नीचे नहीं रहता है, कोई मतलब है नहीं। लिख देते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण जिस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, इसे बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। देखो इसे पी लिख देते हैं, मतलब पोल। दर्पण का ध्रुव। देखो पूरी किताब छपवाने का कोई मतलब है नहीं, ये चीजें आएंगी नहीं, टर्मिनोलॉजी बहुत आएगा तो आ जाएगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये सब पूछेगा नहीं। अच्छा, इसको पूछने से अच्छा क्या करेगा एग्जामिनर? तुमसे सवाल पूछ लेगा ना। तुमसे क्या करेगा? सवाल पूछ लेगा, बात खत्म। एग्जामिनर इतना स्मार्ट पेपर इसमें बना रहा है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछना चाह रहा है कि वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है ना। और वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है, वो बोल के हट गया। वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी है और कह रहा है प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बन रहा है।
तो बताओ फोकस दूरी कितनी होगी। तो वक्रता केंद्र और प्रतिबिंब दोनों की बातें दे देगा, पूछ लेगा फोकस दूरी। अब वक्रता केंद्र पता होना चाहिए ना, वो तो इनडायरेक्टली डिफिनेशन तुमसे पूछ ली ना, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, है ना। तो परिभाषा के चक्कर में बहुत ना पड़ो, जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वही लिखते रहे। चलो, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस पहले देखते हैं फिर फोकस दूरी देख लेते हैं। क्योंकि वक्रता केंद्र से क्या होता है, यहाँ पर होता है, यहीं कहीं होता है फोकस दूरी होती है, यहीं कहीं होता है फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे जिसपे जहां पर काटती उसे क्या बोलते हैं, फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आ रही है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर देखो, ये किरण हो गई, ये किरण हो गई, ये किरण हो गई, ये सारे क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। अब परावर्तन के पश्चात जहां पर काटेगा, जिस बिंदु पे काटेगा उसी को क्या बोलते हैं, फोकस। लिख लो परिभाषा इसकी, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले, यहां से लिखना, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है, उस उस बिंदु को, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है ना, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस की बात कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रतिबिंब कभी कभी आती है प्रकाश की किरण है, वो काटती है, परावर्तन के बाद काटती है तो वहां प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जब प्रकाश की किरणें जा रही होती है ना, कभी कभी तभी काट देती है, तो जाने वाली किरणें वो नहीं, वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जैसे आपको एक चित्र मिलेगा आगे चल के, एक केस आप लोग पढ़ोगे, ये जैसे मान लो अवतल दर्पण है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ध्यान से देखते जाना, वस्तु रखी है। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण, अभी समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल परेशान मत होना कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आ रही है वो फोकस से ही क्यों जा रहे हैं, बताएंगे, ठीक है ना। ये फोकस से गई और दूसरी किरण आई, दूसरी किरण आ रही यहाँ से, देखो वक्रता केंद्र यहीं कहीं है, मान लो वक्रता केंद्र यहाँ पर वक्रता केंद्र बना दिए और ये फोकस है। वक्रता केंद्र से आने वाली किरण जो है, वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी मार्ग में वापस चली जा रही है, ठीक है। तो जब आ रही थी तब भी काट रही थी, लेकिन तब प्रतिबिंब नहीं बना था, जब वो वापस जाने लगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, ठीक है ना। परावर्तन के पश्चात जहाँ काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, याद रखना इस बात को, नोट कर लो इसको। चलो, प्रतिबिंब की बात करते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज, इमेज प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलकर, सॉरी किसी वस्तु से निकलकर, किसी वस्तु से निकलकर, निकलकर दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से
परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां या उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर जहां एक्चुअल मीटअप हो रहा है, सचमुच में मिलती है, वहां पर क्या बनेगा? रियल इमेज। मिलती है, वहां पर क्या बनेगा? वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। इंग्लिश होता है रियल इमेज, ठीक है। और मिलती हुई प्रतीत, देखो अगर प्रतीत हो रही है, सचमुच में मिल नहीं रही है, तो वहां क्या मिलेगा? आभासी। कैसा? आभासी प्रतिबिंब। इमेजिनरी इमेजिनरी इमेज, इमेजिनरी इमेज, ठीक है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। हमारे पास 3 नियम है। लास्ट टॉपिक आज का है प्रतिबिंब बनने के नियम। 3 नियम होता है। कभी कभी क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती है वो क्या होती है? फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा नियम क्या होता है? जो फोकस से आएगी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। और तीसरा नियम याद करो, हम पहले ही बता दिए थे, यहीं पर बनाए थे, सर्किल बनाए थे। सर्किल में क्या बताए थे? वक्रता केंद्र बताए थे। वक्रता केंद्र क्या होता है? सर्किल के हर एक बिंदु से क्या होता है? वो परपेंडिकुलर जाके मिलता है। कोई भी बिंदु लोगे, अगर सर्किल के किसी भी बिंदु पे लोगे और वहां से वक्रता केंद्र को मिलाओगे ना, वो जो रेडियस है वो हमेशा उस बिंदु के परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा एक बिंदु हो गया, ऐसे एक सर्किल जा रहा है, तो ये जहां भी जाएगी ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो उसी मार्ग में वापस चली जाती है। हमारे पास 3 नियम है, तीनों को देखते हैं। चलो परावर्तन के नियम देखते हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आएंगी वो कहाँ से होके चली जाएंगी? परावर्तन होंगी और फोकस से होके चली जाएंगी। जिससे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, यहाँ से परावर्तित होके कहाँ से जाएगी? फोकस से होके चली जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। अवतल में, किसमें? अवतल में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। चित्र बना के दिखाते हैं आपको अवतल और उत्तल दोनों का। ये तुम्हारा अवतल हो गया और ये है उत्तल। लिखते नाम, वैसे नाम ना लिखते तब भी आप लोग को पता था अवतल दर्पण है ये। और ये कैसा है?
उत्तल दर्पण। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होती है, परावर्तन के बाद फोकस से होके चलेगी, या या इसका फोकस यहाँ है, या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही। देखो ये मिल नहीं रही, लेकिन यहां से देखोगे तो लगेगा कि मिलती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है ना। दूसरा नियम इसका जस्ट उल्टा होता है। दूसरा उल्टा होने का मतलब क्या होता है, इस बार क्या होगा, फोकस से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के बाद चली जाएगी। लिख लेते हैं, फोकस फोकस से आने वाली अवतल में आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब देखते हैं, देखो इतनी देर से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा होगा ना, काफी देर से क्लास चल रही है। तो अब इसमें देखो बेसिक चीजें, इसमें कुछ इंटरटेन कराने का तो है नहीं, तो सवाल कराते हैं तो बातें भी कर लेते हैं बीच में, जिसको समझते चलो अगली क्लास से हमारा सवाल तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। चलो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर ये अच्छा लग रहा हो। ठीक है। समांतर चली जाती है। और चित्र बना के देखते हैं, ये कौन सा दर्पण, अभी कुछ नहीं है। अब कौन सा दर्पण बन गया, अवतल। और ये कैसा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, कैसा है, उत्तल दर्पण। चलो, अभी अब की बार क्या होगा, फोकस से जो किरणें आ रही है, फोकस से जो किरणें आ रही है वो क्या होंगी, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली गई, और यहाँ पर आती हुई प्रतीत हो रही है। देखो यहीं कहीं फोकस है, लेकिन आ नहीं रही, आती हुई प्रतीत हो रही है, ऐसे डॉटेड लाइन आती हुई प्रतीत हो रही है, और उसके बाद कहाँ से होकर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, नोट कर लो। 2-3 मिनट का टॉपिक और बचा है, लास्ट हेडिंग है, इसके बाद हेडिंग क्या है, लास्ट पॉइंट है, तीसरा नहीं। ठीक है, नोट करो। चलो, तीसरा देखते हैं क्या है। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र से जो किरणें आती है वो क्या होती है, वहीं से वापस लौट जाती है। परिभाषा लिख लेते हैं इसकी, नियम उसके बाद हम आपको और अच्छे से बताएंगे। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली या या आती हुई प्रतीत होने वाली, आने वाली या आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है। और चित्र बनाते हैं, कह दो सर जी इसमें पूरा गोला का है बना दी,
समझाने के लिए बनाया। ये तुम्हारा अवतल है, ये तुम्हारा अवतल है, इधर हम खत्म। ये गोली दर्पण का तुम्हारा अवतल दर्पण है, इतना इतना तुम्हारा अवतल दर्पण है। और इधर बना देते हैं उत्तल दर्पण। इधर बना दिए उत्तल दर्पण, इधर का हम मिटा दे रहे हैं, डॉटेड लाइन से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या होगा, वक्रता केंद्र से कोई किरण आएगी, यहाँ पर वस्तु कहीं रखी रहेगी ना, इसके लिए वस्तु तो यहाँ रहेगी, यहाँ से किरण आ रही है, ये कहीं वक्रता केंद्र है, किरण आई, ये क्या है, यहाँ से अभिलंबों टकरा रही, देखो ये जो पॉइंट है इससे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या, इंसिडेंट रे और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बना वो कितना है, 0 डिग्री। मतलब कोण आई हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, तो कोण आर तो 0 होगा ही, तो वही मार्ग से वापस लौट जाती है। सेम चीज यहाँ देखो, अब इसका वक्रता केंद्र तो यहाँ है ना, वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होने वाली ऐसी किरणें आ रही है, और आती हुई प्रतीत हो रही है, क्या है, नॉर्मल, ये भी तो है, यहीं से वापस निकल जाएगी। कोण आई अगर 0 है तो कोण आर 0 होगा। और ये कोण कहाँ से होता है, कोण किसके बीच लेते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, ठीक है ना। नोट कर लो, कल आपको पढ़ाया जाएगा, जब भी क्लास, एक दिन के अंतर पे आपको क्लास मिल जाएगी, पूरा अच्छे से देख लेना। अगले क्लास में बताएंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय बोथ मिरर। बोथ मिरर का मतलब उत्तल और अवतल दोनों की बात करें, उत्तल दर्पण और अवतल। अवतल में तो तुम्हारा 6 केस बनता है, ठीक है ना, अवतल में 6 केस बनता है, उत्तल में तुम्हारे 2 केस पे खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। उसमें एक तरीका है कि जैसे जैसे वस्तु को तुम पास लाओगे प्रतिबिंब दूर हटता चला जाता है, ये अवतल की केस है, और धीरे धीरे वस्तु क्या होता है, बड़ा होते जाता है। अच्छा, और हो सकेगा तो अगले लेक्चर में ही आपको हम बता देंगे कि चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी कब, यू तो हमेशा माइनस रहता है, जन्म से माइनस है, वो जब से बना तब से माइनस रहता है। और फोकस दूरी कभी प्लस लेते हैं कभी माइनस लेते हैं, प्रतिबिंब की दूरी कभी प्लस आती है कभी माइनस आती है, ठीक है। और वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कभी माइनस कभी प्लस, ये सारी बातें डिस्कस करें, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों के पास भेज दो, है ना। बोर्ड का एग्जाम है शायद, आने ही वाला है, डेट आने वाला है, तो जल्दी से, 7 फरवरी के लास्ट वीक में या फिर थर्ड वीक में शुरू हो जाएगा, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम फिजिक्स पूरा कंप्लीट कराएंगे दिसंबर के अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।